Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of measurement of money supply. So in the last lecture we discussed about the what is money supply and what are the various characteristics of the concept of money supply. So in that lecture we discussed that कि money supply जो है वो क्या है, that is a stock concept. money supply जो है उसको क्या करते हैं, हमेशा एक point of time के ऊपर जो है वो measure करते हैं. नंबर 2, money supply के अंदर वो money include नहीं करते जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल होती है. व्हाई? बिकॉज दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी. और जो कोई कमोडिटी कोई प्रोड्यूसर अपने पास रख लेता है, मान लीजिए कि मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की, जो प्रोडक्शन मैंने अपने पास रख ली और मार्केट में भेजा ही नहीं, तो उसकी तो सप्लाई हुई नहीं. क्योंकि इंडिया के अंदर मनी सप्लाई के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो जो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं पर अपने पास रख लेते हैं, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके अब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. ओके सो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. सो जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत सारे जो वर्किंग ग्रुप्स हैं या जो कमेटीज, आप कमीशन बोल सकते हैं, हाँ, उसको जो है वो फ्रेम किया. तो सभी ने अपने अपने व्यूज दी. तो हम उन सभी की बात करेंगे. आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो 4 वर्किंग ग्रुप्स जो है 4 वर्किंग ग्रुप्स फ्रेम किए हैं. तो हम उन 4 वर्किंग ग्रुप्स के जो व्यूज हैं वो लेंगे. ओके तो सबसे पहला जो वर्किंग ग्रुप है उसको कहा जाता है M1. ठीक, M1. M मींस मनी, 1 मींस द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप. ठीक है, M1 का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. अब जब सेकंड वर्किंग ग्रुप आएगा तो मैं बोलूंगा M2. जो थर्ड आएगा उसको बोलूंगा M3. जो फोर्थ आएगा उसको बोलूंगा M4. ठीक, M मींस मनी, 1 मींस द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप. तो जो M1 है वो क्या कहता है, वो कहता है मनी सप्लाई में किसको लेना है. तो वो कहते हैं कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD. C, DD and OD. अब नाउ व्हाट इज C, व्हाट इज DD एंड व्हाट इज OD. ठीक, मैं पहले तो इसका मीनिंग क्लियर कर लेता है. फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई ये कहता है कि अगर मनी सप्लाई काउंट करनी है ना तो ये 3 चीजों को ऐड करो. अब जितना एडिशन इन 3 चीजों का आएगा दैट इज योर मनी सप्लाई. ठीक, सो अब इसमें मीनिंग करते हैं. C स्टैंड्स फॉर करेंसी. ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक. पहले तो ये देखो, 1 बाय 1 चेक करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. ठीक है, इसमें क्रैमिंग की कोई जो है वो ऑप्शन ही नहीं है, आप क्रैम कर ही नहीं सकते इस चीज को. सो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप कहता है कि अगर आपने मनी सप्लाई करनी है ना तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो भी आपकी कंट्री के अंदर पब्लिक है उसके पास कितनी करेंसी अवेलेबल है. C स्टैंड्स फॉर करेंसी. अब अगर मैं कहूं कि मेरी पॉकेट में आज की डेट में 5000 रुपीज है तो क्वेश्चन उठा कि वो 5000 आए कहां से. अगर रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 5000 रुपी जो है वो पब्लिश किए, ध्यान से पब्लिश किए, और उसको मार्केट में भेजा तो ही तो मेरी पॉकेट में 5000 आए. अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 5000 रुपीज पब्लिश तो किए होते पर उसको अपने पास रख लिया होता, जब अपने पास ही रख लिया होता तो मेरे पास कहां से आते. अगर मेरे पास आए हैं इसका मतलब उन्होंने पब्लिश करके उसको मार्केट में भेजा है तो ही वो आए हैं, ऐसे तो नहीं आए.
इसका मतलब सबसे पहले ये देखो कि आपकी कंट्री के अंदर जो पब्लिक है, जो जनरल पीपल हैं, उनके पास कितनी करेंसी अवेलेबल है। वो सारी की सारी इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि उसको पब्लिश किया गया, बाद में उसको मार्केट के अंदर भेजा गया, सो ही वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहला कंपोनेंट मनी सप्लाई का वो क्या है, वो करेंसी विद द पब्लिक है। ठीक, अब करेंसी में ध्यान रखना, करेंसी में दो चीजें लेके चलेंगे, पहला कितने कॉइन्स हैं और नंबर दो कितने नोट्स हैं। करेंसी के अंदर नोट एंड कॉइन्स दोनों लेके चलने हैं, खाली कॉइन्स नहीं लेके चलने और खाली नोट भी नहीं लेके चलने। तो सबसे पहले तो ये वर्किंग ग्रुप कहता है M1 भी, ये देख लो भैया मनी सप्लाई में क्या क्या आएगा। वो कहता है पहले तो ये देख लो कि लोगों के पास जो है वो कितने कॉइन अवेलेबल है, नंबर टू कितने नोट अवेलेबल है, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो बन जाएगी आपकी करेंसी। ठीक, तो अगर लोगों के पास ये करेंसी अवेलेबल है, इट मींस कि आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मार्केट में भेजा है, तभी ये लोगों के पास अवेलेबल है। तो पहला तो ये चीज मनी सप्लाई के अंदर जो है वो आ जाएगी। ठीक, नंबर टू वो कहते हैं ये देखो कि कितने डीडी। What is DD? DD means demand deposits. Demand deposits of the people with commercial banks. अब एक एक का मीनिंग क्लियर करेंगे। ओके, सो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। अब ये क्या चीज है, पहले तो ये सोचो कि देखो सबसे पहले तो मैं लास्ट वर्ड पिक करूंगा, कमर्शियल बैंक्स के लोगों के कितने डिमांड डिपॉजिट अवेलेबल हैं विद द कमर्शियल बैंक्स। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले तो इसी कमर्शियल बैंक को पकड़ लेते हैं। क्योंकि देखो जो जनरल पब्लिक है उसकी जो भी डीलिंग होती है ना, जनरल पब्लिक की जो भी डीलिंग होती है वो हमेशा कमर्शियल बैंक्स के साथ होती है। जनरल पब्लिक की डीलिंग कभी भी रिजर्व बैंक के साथ नहीं होती। ये जब हम बैंकिंग करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं उसमें एक पॉइंट आता है, कहते हैं जो रिजर्व बैंक है वो कभी भी आम लोगों के साथ डीलिंग नहीं करता। मतलब मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा मेरा जो बैंक अकाउंट है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, वो HDFC में है, वो ICICI में है। मैं ये बोलूंगा ना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पीपल, जनरल पब्लिक, आम आदमी, मैंगो पीपल के साथ डीलिंग नहीं करता। ठीक, तो अगर लोगों ने, जनरल पब्लिक ने अपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो कहां कराए होंगे, उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में ही कराए होंगे। रिजर्व बैंक तो उसके पैसे लेगा नहीं। ठीक, तो रिजर्व बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता, इसलिए जो भी डिपॉजिट ऑफ द पीपल होते हैं, डिपॉजिट ऑफ द जनरल पीपल, आम आदमी, मैंगो पीपल, वो किसके पास होते हैं, वो हमेशा कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं। ठीक हो गया। अब मान लो कि मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए। अब मैं बैंक में पैसे बहुत तरह से डिपॉजिट करा सकता हूं। बैंक में आप 5 तरह का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक, वो 5 तरह के अकाउंट कौन कौन से हैं? पहला जो है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक, तीसरा होता है उसको कहते हैं होम सेफ अकाउंट। फोर्थ होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, और फिफ्थ होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं इनको हम टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। एक ही बात, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलो कि टाइम डिपॉजिट्स बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो 5 टाइप ऑफ अकाउंट है वो कहता है सारे अकाउंट में जो पैसे है ना उसको नहीं लेना। ध्यान से, वो कहता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, नाम से पकड़ो, डिमांड डिपॉजिट को। वो कहता है कि पीपल के, जनरल पीपल के कमर्शियल बैंक्स के पास रखे वो डिपॉजिट
विच आर अवेलेबल ऑन देयर डिमांड। मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मेरे वो पैसे जो बैंक के पास पड़े हैं विच आर अवेलेबल फॉर मी बाय द बैंक ऑन माय डिमांड। मतलब जब मैं जाके बैंक को बोलूंगा ना कि मेरे को पैसे दो मेरे वापस, तो वो पैसे मेरे लिए अवेलेबल होने चाहिए। बैंक ये मत बोले कि ना हम तो नहीं देते, 2 साल के बाद आना तब देंगे, तो वो तो मेरी डिमांड पे अवेलेबल नहीं है ना, है ना। अब वो कौन से पैसे हैं जो ऑन माय डिमांड अवेलेबल हैं, वो है फर्स्ट 3 अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं। ठीक, करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है? करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं जो बिजनेसमैन होता है। ठीक, एक दिन में पता नहीं कितने पैसे जमा कराएंगे, कितने मर्जी निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी जमा कराओ, जितने मर्जी निकलवाओ। ये जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे उसमें बहुत डिटेल में कराऊंगा। सेविंग अकाउंट आमतौर पे जो हम लोग ओपन कराते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, डिपॉजिट भी करा सकते हैं, जब चाहे निकलवा भी सकते हैं। ठीक, जैसे आपके पास एटीएम कार्ड है ना, तो एटीएम कार्ड क्या है? अब वो भी एक तरह का ऐसे मनी अवेलेबल कराता है विच आर अवेलेबल ऑन योर डिमांड। मतलब आपको पैसे की जरूरत थी, आपने क्या किया, आप एटीएम कॉर्नर पे गए, वहां पे मशीन में एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट करके अमाउंट भरा, पैसे निकाल लिए। मतलब जो एटीएम मशीन के अंदर पैसे पड़े हैं दे आर अवेलेबल फॉर यू ऑन योर डिमांड। आप भैया जितने की कमांड दोगे उतने पैसे एटीएम मशीन आपके लिए अवेलेबल कराएगी। अब एटीएम मशीन में पैसे किसने डाले? बैंक ने। तो बैंक ने जितने पैसे एटीएम मशीन के अंदर डाल दिए तो वो इसीलिए डाले दैट दे आर अवेलेबल फॉर द पीपल ऑन देयर डिमांड। अब आप एटीएम से ना जो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं वो कौन से अकाउंट से कर सकते हैं? कभी आप एटीएम में जब जाए ना आज के बाद, तो वहां पे ध्यान से देखिएगा, जब आप कार्ड स्वैप करते हैं वो आपको ऑप्शन बोलता है विड्रॉल, है ना। आप विड्रॉल पे क्लिक करो, है ना। विड्रॉल के बाद क्या आता है? नीचे 2 ऑप्शंस आते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। मतलब वो सिर्फ 2 ऑप्शन देता है, या तो आप सेविंग अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या करंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एटीएम मशीन के अंदर जो पैसे अवेलेबल हैं वो हर तरह के अकाउंट के लिए अवेलेबल नहीं है। वो आपको कभी ये नहीं देगा कि हाँ जी अच्छा फिक्स डिपॉजिट में से पैसे निकाल लो, रिकरिंग में से पैसे निकाल लो। होम सेफ अकाउंट क्या है? ये भी सेविंग अकाउंट का एक टाइप ही है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में इस चीज को। सो अब जो आपको ऑप्शन दिया जाता है ना मनी विड्रॉ करने का, पैसे निकालने का, वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में से ही दिया जाता है। वो कभी भी रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में नहीं दिया जाता। अगली बार जब एटीएम पे जाएं तो चेक कर लीजिएगा इस बात को। यानी बैंक ने आपके लिए पैसे अवेलेबल कराए, किस अकाउंट के लिए? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के लिए। ये आपकी डिमांड पर आपके लिए अवेलेबल हैं, जब आप चाहो, जितने चाहो मतलब जितना अकाउंट में है मैक्सिमम उतने, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते ना। तो वो क्या है? वो आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो मनी सप्लाई में कौन से आएंगे? वो कहता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे और कोई डिपॉजिट नहीं आने। मतलब बैंकों में आप पैसे बहुत तरह से डिपॉजिट कराते हो, वो तो आप रिकरिंग अकाउंट भी ओपन कराते हो, वो आप फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट भी कराते हो। कहता है वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। डिमांड डिपॉजिट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आरडी, इसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। ये कौन सा अकाउंट होता है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है। ठीक, मिनिमम जो है ये 6 मंथ्स के लिए ओपन होता है। मिनिमम 6 मंथ्स है, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली आप 5 इयर्स पकड़ लो। तो मान लीजिए कि मैं कहूं कि मैंने 1 ईयर के लिए आरडी अकाउंट ओपन करा लिया। ठीक, तो आरडी अकाउंट में क्या होगा? इसको रिकरिंग क्यों बोलते हैं? रिकरिंग इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक फिक्स अमाउंट इसमें डिपॉजिट होगा। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैंने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना आरडी अकाउंट ओपन कराया हुआ है, जिसके अंदर मैं हर महीने 5000 डिपॉजिट कराता हूं। ठीक, तो और वो 1 साल के लिए है। तो क्या होगा? 1 साल के लिए 5000 पर मंथ के हिसाब से उसमें पैसे डिपॉजिट होंगे। 1 साल के बाद अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? जितने मेरे पैसे उसमें पड़े होंगे 5000 पर मंथ के हिसाब से 60000 हो गए। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक, अब वो जो पैसे मिलेंगे वो मुझे आफ्टर 1 ईयर मिलेंगे। ये मेरी डिमांड पे अवेलेबल है नहीं, मतलब वो पैसे तो गए।
मतलब मनी सप्लाई में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो पैसे प्रोड्यूसर्स ने अपने पास रख लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं कराए, उसको मनी सप्लाई में नहीं लेना। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसे हैं, ये तो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ये तो आफ्टर 1 ईयर अवेलेबल है। जैसे आपने मान लो बैंक में एफडी करा दी, मान लो 3 साल की एफडी करा दी आपने। अब 3 साल की एफडी कराई, मतलब 3 साल से पहले पैसे नहीं मिलेंगे आपको, मतलब वो पैसे तो गए। ये पैसे आपकी डिमांड के ऊपर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। नाम से पकड़ो, टाइम डिपॉजिट है, यानी ऐसे डिपॉजिट जो एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में चले जाते हैं और वो आप जब मर्जी चाहे निकलवा नहीं सकते। सो हमने जब भी मनी सप्लाई में लेने हैं, वो कौन से लेने हैं, वो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिमांड डिपॉजिट लेने हैं लोगों के। कहां पर? कमर्शियल बैंक के पास भी। कमर्शियल बैंक के पास मैंने पैसे डिपॉजिट कराए हैं, ठीक है, पर ये वो पैसे हैं मैं जब मांगूंगा मुझे मिल जाएंगे। तो अब सोचो कि एटीएम मशीन में पैसे पड़े कि मेरी पॉकेट में पड़े, क्या फर्क है? मेरी पॉकेट में एटीएम कार्ड है, मैं जब जाऊंगा कार्ड को स्वैप करूंगा और अपने पैसे निकलवा लूंगा, तो भी एक हिसाब से मेरे पैसे ही हैं, वो जब चाहूं मेरे अवेलेबल है। तो इसको भी हम मनी सप्लाई के अंदर जो है वो इंक्लूड करके चलेंगे। सो नंबर 2 जो मनी सप्लाई में लेके चलना है, वो क्या लेके चलना है? वो लेके चलना है कि जो भी पीपल के पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, सारे के सारे नहीं, कौन से? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब ऐसे डिपॉजिट जो जब लोग डिमांड करेंगे कमर्शियल बैंक्स को वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया? नंबर 3 में आता है ओडी। ओडी क्या है? ओडी है अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हमने कहा था कि जो पैसे आरबीआई के पास पड़े होते हैं उसको तो हम मनी सप्लाई में लेके ही नहीं चलते, पर अब कुछ पैसे ऐसे हैं जो आरबीआई के पास पड़े होते हैं जिसको हम मनी सप्लाई में लेके चलते। ठीक, मतलब आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मनी, हमने बात की थी कि जो पैसे उस प्रोड्यूसर के पास पड़े होंगे ना उसको हम लेके नहीं चलेंगे। पर यहां पे हमने लिखा, अब ये ध्यान से तो पढ़ो, इसको मैंने क्या लिखा, मैंने डिपॉजिट विद द आरबीआई नहीं लिखा, मैंने लिखा अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। मतलब आरबीआई के पास जितना टोटल डिपॉजिट पड़ा है वो मनी सप्लाई नहीं है, पर आरबीआई के पास ना कुछ पैसे ऐसे पड़े होते हैं जो जब चाहे, ठीक है, आई एम यूजिंग माई वर्ड्स अगेन, कि आरबीआई के पास कुछ पैसे ऐसे पड़े होते हैं जिनको आप जब चाहे निकलवा सकते हो। ठीक है, मतलब कौन निकलवा सकता है? आप तो निकलवा नहीं सकते ना, क्योंकि आपका तो अकाउंट है नहीं आरबीआई के अंदर, तो कौन निकलवा सकता है? कमर्शियल बैंक्स। और अगर कमर्शियल बैंक्स निकलवा सकते हैं तो क्यों निकलवाएगा? सोचो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे पड़े हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, हाँ, तो वो क्यों निकलवाएगा? उसको क्या जरूरत है? हमने बात की थी कि उसको तो रिवर्स रेपो रेट मिल रही है, वो क्यों निकलवाएगा? वो इसीलिए निकलवाएगा अगर उसको ये लगेगा कि यार रिजर्व बैंक में पैसे पड़े हैं, उसको मैंने दिए हुए हैं रिवर्स रेपो रेट पे, वो है मान लो 4.35%, जैसे अभी तो प्रेजेंटली 3.35% है। ठीक, तो उसको कहता है अगर मैं लोगों को देता हूं तो मुझे मिलते हैं 10%। वो कहता है आरबीआई के पास पैसे रखे हुए हैं तो वो 3.35 दे रहा है, लोगों को दूंगा तो 10% देंगे। तो वो कहता है मैं पागल हूं, रिजर्व बैंक के पास पैसे रखूंगा, ले लो पैसे वापस अपने। तो वो क्या करेगा? वो रिजर्व बैंक से अपने पैसे वापस ले लेगा, लेके और लोगों को दे देगा। तो ये वो पैसे हैं जो आप रिजर्व बैंक से, आप मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ करके और लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसी चीजों को हम रिजर्व बैंक के अंदर जो है उनको बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? पहली चीज इसमें आएगी अदर डिपॉजिट में हम क्या क्या लेते हैं? डिपॉजिट विद आरबीआई of Indian financial institutions like SBI, IDBI, etc., which are demand deposits। ठीक है, अब आपको पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अब क्या है कि जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जितने भी बैंक्स हैं,
उन सभी के आरबीआई के पास रखे हुए वो पैसे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, मतलब सारे डिपॉजिट नहीं, जो डिमांड डिपॉजिट हैं सिर्फ वही लेके चलने। जैसे अब याद करो, हमने एक टॉपिक किया था, उसको हमने नाम दिया था CRR, कैश रिजर्व रेशो, जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किया था। तो अब वो CRR क्या था? CRR जो है ये वो पैसे हैं जो एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट के एक सर्टेन परसेंट की फॉर्म में रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं। याद आ गया? जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर मान लो कोई बैंक फेल हो जाता है ना, तो बैंक मान लो फेल हो गया है ना, तो उसके जो कस्टमर है, इसका मतलब उनके पैसे डूब गए, ऐसा नहीं होगा। तो रिजर्व बैंक ने जितने भी डेली बेसिस पे उस बैंक के पास पैसे आते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो अपने पास रखता है, ठीक। तो क्या होगा, अगर कल को बैंक वो फेल हो गया, तो वो क्या, वो जितने पैसे उसके पास पड़े होंगे ना फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, है ना, तो वो क्या करेगा, वो अपने उनके कस्टमर को वो दे देगा। तो वो CRR है। अब CRR क्या है? वो पैसे हैं जो एक बैंक को डेली बेसिस पे एज ए सिक्योरिटी बेसिस रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। अब वो CRR वापस नहीं मिलती, तो मतलब उस CRR को मनी सप्लाई में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो कमर्शियल बैंक्स के पैसे हैं, किसके पास? आरबीआई के पास, जो निकल ही नहीं सकते। अब जो निकल ही नहीं सकते, अब वो पैसे किसके पास पहुंच गए? वो पैसे पहुंच गए प्रोड्यूसर ऑफ मनी के पास। अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक्स है ना, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर जो बैंक्स हैं, वो भी मनी सप्लाई करते हैं, बट वो मनी सप्लाई ना डायरेक्टली नहीं करते, वो इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वो कैसे होगा, हम बैंकिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे उस चीज को, कि वो भी मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कमर्शियल बैंक जो है वो भी मनी को सप्लाई करता है, रिजर्व बैंक भी मनी को सप्लाई करता है। तो एक मनी सप्लायर ने दूसरे मनी सप्लायर के पास पैसे रख दिए, और ऐसे पैसे रख दिए जो निकल नहीं सकते, जो निकल ही नहीं सकते। अब वो पैसे पहुंच गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है। जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी के पास जो चीजें पड़ी हैं, वो मनी सप्लाई में कहां से आ जाएंगी? तो इसलिए जो ये CRR वगैरह पैसे है ना, वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे, पर जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके वो पैसे जो आरबीआई के पास पड़े हैं, विच आर डिमांड डिपॉजिट, जिनको वो जब मर्जी निकलवा सकता है, उसको मनी सप्लाई में लेके चले। ठीक है। तो दूसरी बात, डिपॉजिट with RBI of foreign financial institutions। ठीक है। अब ये भी सिंपल है भी, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन के, ठीक, विच आर डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कुछ फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हुए? ये SBI और IDBI, समथिंग लाइक दैट। अब इंडिया में फॉरेन बैंक्स भी काम करते हैं, है ना। फॉरेन बैंक्स में कौन सा आ जाता है? उसमें ABN AMRO, सिटी बैंक, ठीक। तो ये सारे क्या है? फॉरेन बैंक्स हैं। तो इनके पैसे जो आरबीआई के पास पड़े हैं, बट सारे के सारे नहीं, कौन से? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, जो वो आरबीआई से विड्रॉ कर सकते हैं ऑन देयर डिमांड, ठीक। तो वो भी किस में आएंगे? वो भी मनी सप्लाई में आएंगे, क्योंकि वो भी उनकी डिमांड पे अवेलेबल है। अब एक कमर्शियल बैंक की डिमांड पे वो पैसे रिजर्व बैंक उस कमर्शियल बैंक को दे देगा, और कमर्शियल बैंक वो पैसे क्या करेगा? आगे कस्टमर को दे देगा। तो वो पैसे कस्टमर के लिए अवेलेबल हो गए, कौन सी फॉर्म में? ऑन देयर डिमांड, तो वो भी आ जाएंगे। फिर तीसरा जिसमें जो आएगा, वो आएगा डिमांड डिपॉजिट। मैं पहले लिख देता हूं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, etc. with RBI, ठीक। मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसके आरबीआई के पास जो
डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं उसको भी हम बीच में इंक्लूड करके चलेंगे। सो जो फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई वो ये कहता है कि मनी सप्लाई में अब क्या क्या इंक्लूड करना है। वो कहता है देखो जी इसमें ना पहले तो आप ये देखो कि सी मतलब भी जितनी भी करेंसी लोगों के पास अवेलेबल है इन कैश, either it is in the form of coins or it is in the form of currency notes, वो मनी सप्लाई में पकड़ लो। फिर ये देखो कि लोगों के बैंकों के पास, कौन से बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास कितने डिमांड डिपॉजिट पड़े, मतलब कितने ऐसे डिपॉजिट पड़े हैं जो वो जब चाहे निकलवा सकते हैं, तो उसको मनी सप्लाई में पकड़ लो। तीसरा वो कहते हैं कि आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट देखो, मतलब जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आरबीआई के पास कितने डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कितने डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कितने डिमांड डिपॉजिट पड़े हैं। मतलब जो लेने हैं वो डिमांड डिपॉजिट ही लेने हैं, दूसरे नहीं लेने। तो इन सभी का लगाओ टोटल, तो टोटल लगाओगे तो क्या होगा, आपकी मनी सप्लाई आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहता हूं कि करेंसी विद द पब्लिक, जनरल पब्लिक के पास सपोज करो कि 1000 करोड़ अवेलेबल है, ठीक है, ये उनके पास कैश में है, उनकी पॉकेट में, उनके घर पे पड़े। इसके बाद जो उन्होंने डिमांड डिपॉजिट कराए कमर्शियल बैंक के पास, लेट इट बी इट इज 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़ वो पैसे हैं जो जनरल पब्लिक के हैं, कमर्शियल बैंक के पास पड़े हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, वो जब चाहे निकलवा सकते हैं। मान लो 500 करोड़ है। ये जो अदर डिपॉजिट्स हैं इसमें हमने तीन चीजें लेके चली ना, सपोज करो ये 200 करोड़ है, ये भी 200 करोड़ है, और ये सपोज करो कि 100 करोड़ है। तो तीनों को ऐड किया तो अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई आ गया 500 करोड़, आ गया 200 200 100, तो 500 करोड़ हो गया। अब टोटल लगाओ। अब करेंसी विद द पीपल 1000 करोड़, डिमांड डिपॉजिट 500 करोड़, डिपॉजिट्स विद द आरबीआई 500 करोड़, तो टोटल लगाया तो टोटल आया 2000 करोड़। सो अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जो टोटल मनी सप्लाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2000 करोड़, ठीक होगा। तो इन्होंने ऐसे मनी सप्लाई जो उसको मेजर कर दिया। इसमें वो ये कहते हैं कि दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब ये सारे, ये सिर्फ 2000 करोड़ लेके चलना है। मैंने 2000 करोड़ में इन तीन चीजों का टोटल किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिया। वो कहते हैं कि आपने इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और जितने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं, जितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और जितने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं, विच आर नॉट डिमांड डिपॉजिट्स, आपने उनको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक हो गया। इनको आपने मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो कौन है, ये दोनों प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं। तो जितनी मनी ये प्रोड्यूसर्स अपने पास रख लेते हैं उसको तो इशू करेंगे नहीं, तो मनी सप्लाई में आएगा नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जितने पैसे जो भी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पैसे इन्होंने अपने पास रख लिए वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि वो पैसे जो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व बैंक के पास पड़े हैं और ऐसे जो वो निकलवा नहीं सकते, जैसे सीआरआर, ठीक है, उसको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना, ठीक। तीसरी बात जो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे पैसे जो लोगों के हैं और कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े हैं जिसको वो निकलवा नहीं सकते, लाइक टाइम डिपॉजिट, लाइक फिक्स डिपॉजिट जिसको हमने बोला, लाइक रिकरिंग डिपॉजिट, जो वो निकलवा नहीं सकते उसको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड जो है वो नहीं करना। तो तीन चीजें हैं जिनको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। फर्स्ट, मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने पैसे इन दोनों के पास पड़े हैं वो नहीं लेने। नंबर टू, मनी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई विच आर नॉट डिमांड डिपॉजिट्स, लाइक सीआरआर,
वो नहीं लेने। नंबर 3, मनी ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, जो डिमांड डिपॉजिट नहीं है, मतलब ऐसे अकाउंट आपने खुलवा लिए बैंक में जिनसे आप पैसे जब मर्जी निकलवा नहीं सकते, तो उसको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, ये 3 चीजों को मत लो, इसके अलावा जो मर्जी ले लो, तो वो सारी चीजें ऐड करो तो आपको मनी सप्लाई जो है वो मिल जाएगी। सो दिस इज द व्यूज ऑफ द फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। डन। सो ये फर्स्ट वर्किंग ग्रुप हो गया मनी सप्लाई के ऊपर। अब इसके बाद जो है वो क्या हुआ, इसके बाद एक और ग्रुप आया मनी सप्लाई पे, जिसको हम नाम देंगे M2। अब M2 क्या कहता है? M2 कहता है कि देखो जी, M1 ना बिल्कुल सही बात करता है। मतलब जो M1 ने अपने 3 यूनिट्स बताए थे मनी सप्लाई के लिए, कौन कौन से? C, DD, OD, बिल्कुल सही। मतलब ये तो लेने ही लेने। तो ये कहता है कि M1 तो बिल्कुल सही है, पहले तो उसको पकड़ लो। तो हमने M1 को पकड़ लिया। वो कहता है इसमें आपने एक चीज जो है वो और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि लोग जब भी अपने डिमांड डिपॉजिट कराते हैं, ध्यान से, लोग अपने डिमांड डिपॉजिट कराते हैं, मतलब ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को लेके चल रहा है, बाकी को ये भी नहीं लेके चल रहा। ये कहता है कि लोग जो हैं, जो अपने डिमांड डिपॉजिट कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो बैंक्स में नहीं कराते। मतलब लोग जो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं जिसमें वो डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, वो सिर्फ ना बैंक्स में नहीं कराते, वो तो पोस्ट ऑफिस में भी कराते हैं। अब सोच के देखो, लोगों का जो सेविंग अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में भी तो होता है। ध्यान से सोचो, आपका है क्या? मेरा तो है। कैसे? देखो, मैंने आपको एक दिन एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था मैंने परचेज किए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कराया था ना। अब जिस दिन वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैच्योर होते हैं ना, तो उस दिन क्या होता है कि वो जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। कहां पे है? पोस्ट ऑफिस में है। तो मेरा खुद का अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है। जैसे बैंकों में हम सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे हम जो सेविंग अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कराते हैं। कहता वो भी सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट है जिससे लोग जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। तो उसको भी तो लो ना, फिर वो भी तो डिमांड डिपॉजिट ही है। मतलब आप सेविंग अकाउंट जो कि बैंक्स में था उसको तो मनी सप्लाई में इंक्लूड कर रहे हो, पर जो सेविंग अकाउंट लोगों के पोस्ट ऑफिस में है उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? वो भी तो सेविंग अकाउंट है, वो भी तो डिमांड डिपॉजिट है, वो भी तो जब मर्जी निकाले जा सकते हैं, तो उसको भी लो बीच में। तो इस वर्किंग ग्रुप ने क्या किया, ये कहता है भैया बीच में और एक चीज प्लस कर लो। क्या? इसने कहा कि क्या होना चाहिए बीच में, सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो इनको भी लो बीच में, तो ये भी सही है, गलत तो ये भी नहीं कह रहा। वो कहता है भैया M1 में आपने क्या लिया? M1 में आपने लिया CDDOD, ये आपने ले लिया, बिल्कुल सही, गलत नहीं कह रहा वो इसको। वो कहते हैं जब आप DD की बात करते हैं, डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं, तो M1 वाले ये कहते हैं कि देखो जी DD में क्या आएगा? DD में आएंगे जी ऐसे पैसे जो लोगों ने डिपॉजिट कराए हैं कमर्शियल बैंक्स में, जिसको वो जब मर्जी निकलवा सकते हैं, है ना। तो कहता है लोग तो जो है अपने पैसे पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कराते हैं, वो भी जब मर्जी निकलवा सकते हैं, ठीक, पर NSC नहीं निकल सकता। जब मैंने कहा था NSC जो है वो 5 साल का होता है, आप 5 साल से पहले NSC से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, वो नहीं ले रहा। M2 अपनी बात में सही है, वो कहता है NSC तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि NSC जो है वो तो 5 साल से पहले निकल ही नहीं सकते, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है। बट जो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन कराया हुआ है, उसमें जो आपके पैसे पड़े हैं वो तो आप जब मर्जी निकलवा सकते हैं, तो उसको बीच में इंक्लूड करो। यानी अब क्या हुआ, अब जो M1 था वो लेके चलता है टोटल 3 मेजर्स, ठीक। तो कितने कितने? 3। कौन कौन से? CDDOD। अब M2 ने क्या किया,
M2 ने ये 3 तो लिए ही लिए, ये 3 तो है ही है, साथ में एक और ले लिया, तो M2 जो है वो 4 चीजों को मनी सप्लाई में काउंट करता है। M2 कहता है कि अगर आपने मनी सप्लाई को मेजर करना है तो क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो कि पहली बात तो लोगों के पास करेंसी कितनी है, जो M1 कह रहा है। दूसरा ये देखो कि लोगों के कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिमांड डिपॉजिट कितने हैं। तीसरा ये देखो कि जो भी रिजर्व बैंक के पास अदर डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं। नंबर 4 ये देखो कि लोगों के पोस्ट ऑफिस के अंदर डिमांड डिपॉजिट कितने हैं। डिमांड डिपॉजिट कौन से होंगे पोस्ट ऑफिस में, जो कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होंगे, वो भी क्या हैं, वो भी लोगों के डिमांड डिपॉजिट हैं, क्योंकि इट्स अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से आप जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जो लोगों के पैसे पड़े हैं वो भी तो डिमांड डिपॉजिट है, तो उसको भी लो बीच में। तो ये कहता है कि अब अगर हम 4 चीजों को ऐड कर देते हैं, किसको, CDDOD, क्योंकि M1 में क्या आ गया, CDDOD, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट करा रहा हूं, सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसको इंक्लूड कर दो तो ये हो जाएंगी टोटल चीजें 4, ठीक। तो इन 4 चीजों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको इंडिया के अंदर जो भी टोटल मनी सप्लाई है उसका पता लग जाएगा। मतलब अब ये 3 को लेके चल रहा है तो ये 4 को लेके चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, है ना। M1 जो है वो क्या है, नैरो है, तो M2 उससे थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि वो 3 चीजें लेके चलता है, वो 4 चीजें लेके चलता है, ठीक हो गया। तो ये थे M1 एंड M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अभी इसके अलावा भी 2 मेजर और है, एक है M3, एक है M4। अब M3 क्या है और M4 क्या है, अब वो कौन कौन सी चीजों को लेके चलते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।